नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के लिए ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लाए हैं। ये कंप्लीट, इसमें जैसा पेपर एग्जाम में आता है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हैं। जो 2020 का जो है पैटर्न आपका, 2018 से जो पैटर्न चेंज हुआ था उसके हिसाब से कंप्लीट ये यहाँ पे है। इसमें सारे सेक्शन के क्वेश्चन है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, सब कुछ, यूपी सेंसस, मिसलेनियस, सब कुछ। इसको आप पूरा अटेम्प्ट जरूर करिएगा। बहुत एफर्ट लगे हैं पहले क्वेश्चन बनाने में, ट्रांसलेट करने में, फिर उसको यहाँ पे डिकोड करने में, एक्सप्लेन करने में। पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम का काम है ये। आप इसको भरपूर फायदा उठाइए। एक बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे वीडियो बिल्कुल फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। हमारे कई सारे पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर चाहें तो हमारे 2 नंबर है 8564880530, 9696066089, उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब ये देखिए, आप पूरी ये जो 150 वाली क्वेश्चन की सीरीज है इसको सॉल्व करिए आप, और स्कोर बताना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पेड ग्रुप्स के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। आप चाहें तो यूपीएससी के लिए या किसी भी स्टेट पीएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ या कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत से कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है। राइट, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। इसमें कहा जा रहा है कि ये इसका निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि यहाँ के जो नगर थे इनको 2 या उससे अधिक भागों में विभाजित कर दिया जाता था, जिसमें जो पूर्वी भाग होता था वो छोटा था लेकिन ऊंचा होता था, ठीक है, और जो पश्चिमी हिस्सा होता था वो निचले इलाके पर होता था और बड़ा होता था। और हड़प्पा जो है वो चिनाब नदी के किनारे है। इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो इसमें हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। ये आपको पता होगा हड़प्पा कौन सी रिवर के किनारे है, रावी, ठीक है। और ये जो है ये हमारा गलत दिया हुआ है। जो हमारे नगर विभाजित होते थे उसमें जो वेस्टर्न पार्ट होता था यानी पश्चिमी भाग वो छोटा होता था और ऊंचा होता था, और वही जो ईस्टर्न पार्ट पूर्वी भाग होता था वो बड़ा होता था तथा निचला होता था। इस भाग को कहा जाता था नगर दुर्ग तथा ईस्टर्न भाग को कहा जाता था निचला नगर, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहा गया है पहले स्टेटमेंट में कि महाजनपद जो थे उस समय पर वहाँ के राजा विशाल किले बनवाते थे और काफ़ी बड़ी सेना रखते थे। उस समय पर कृषि उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था तथा पशुपालक और आकेटकों को भी कर देना पड़ता था। तो इसमें हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो कर था वो 1/6 था, ना कि 1/3, ठीक है। और बाकी ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महाजनपद जो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गए थे वो विशाल किले बनवाते थे, साथ ही एक बड़ी सेना को भी रखते थे। राइट, आगे बढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है जो श्रेणी होते थे ये होते थे एसोसिएशंस, आर्टिसंस और ट्रेडर्स के, व्यापारियों और शिल्पकारों के संघ होते थे, और ये फंक्शन करते थे बैंक्स की तरह जहाँ पर लोग अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो शिल्पकारों की श्रेणियाँ होती थी उनका बेसिकली काम क्या होता था, ये प्रशिक्षण देते थे, कच्चा माल उपलब्ध कराते थे तथा तैयार माल का वितरण कराते थे सबको। और व्यापारियों की श्रेणी का काम क्या होता था कि ये व्यापार का संचालन कराते थे, साथ ही ये श्रेणियाँ बैंक्स की तरह भी कार्य करती थी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में बात की गई है उड़ीसा के जो पायक थे उनसे रिलेटेड। कहा गया है कि इन्होंने एक रिवोल्ट करा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। जगबंधु जगबंधु थे उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, और साथ ही इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर लगा दिए गए थे, इसीलिए इन लोगों ने विद्रोह किया था। तो ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, और ये हुआ था पाइका विद्रोह 1817 में, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। एक बार इनको देख लीजिए ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है कि ये कौन सा सुमेलित है, हमें सुमेलित करना है बेसिकली। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ए हो जाएगा गुजरात, सुरकोटरा हो जाएगा, बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, ये इसकी ईस्टर्न बाउंड्री है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। और पंजाब का किससे होगा, पंजाब हो जाएगा रोपड़, और हरियाणा हो जाएगा
बनावली। ठीक, तो ये हमारे करेक्ट मैचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है कश्मीर के शासक जैनुल अबादीन की। ठीक है, जैनुल अबादीन, कहा गया है कि हिंदुओं के प्रति उदार था, इन्होंने उदार नीति अपनाई थी। बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में तो आपको पता होगा। इन्होंने जजिया कर जो था उसको हटा दिया था और इनको बदशाह का नाम से जाना जाता था। तो ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। फिर से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। इसके साथ ही इन्होंने गोवध पर भी रोक लगा दी थी। जो गोवध होता था उसको इन्होंने रोक दिया था क्योंकि इनकी पॉलिसी काफ़ी लिबरल थी हिंदूज की तरफ। देन इस क्वेश्चन में हमें देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। कौन सा इनकरेक्ट है तो देख लेते हैं पहले। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी के समय बना था, बिल्कुल सही है। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिकंदर लोदी। लेकिन तुगलकाबाद जो था ये बना था गियाजुद्दीन तुगलक के समय, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर इसमें बात की गई है वीर शैव आंदोलन की। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा गलत कथन है। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या है, इस आंदोलन के प्रवर्तक बसवन्ना थे। बसवन्ना बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में नहीं था इसका विस्तार दक्षिण भारत में था क्योंकि बेसिकली कर्नाटक का था। ठीक है, ये कर्नाटक का आंदोलन था। ये ब्राह्मणवाद का विरोध किया करता था और इसमें कर्मकांडों का भी विरोध किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राइट। फिर नेक्स्ट में बात की गई है उदयगिरी की गुफाओं की। तो उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, सही बात है बिल्कुल। वराह मूर्ति यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में हुआ था, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के विदिशा में है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे स्पेसिफिक करके पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है, ये हमें देखना है कौन सा सुमेलित है। कौन सा इसमें सुमेलित है वो है जीव संबोधन बंधुवर्मा से सम्मिलित है, बिल्कुल सही। जगन्नाथ विजय रुद्र भट्ट से, ये भी सही है। लेकिन कब्बीगर कव जो है ये हरीश्वर से रिलेटेड नहीं है। देखिए, कब्बीगर कव जो है ये पहली ऐसी बुक है जो शुद्ध कन्नड़ में लिखी गई थी, शुद्ध कन्नड़ में, इसलिए ये काफ़ी फेमस है। इसको लिखा था अंधेया ने। ठीक है, और जो हरीश्वर थे इन्होंने लिखी थी हरीशचंद्र काव्य और दूसरी लिखी थी सोमनाथ चरित। इनकी दो बुक्स फेमस है, हरीशचंद्र काव्य और सोमनाथ चरित। तो ये याद रखिएगा। और ये पहला शुद्ध कन्नड़ में लिखा गया ग्रंथ था कब्बिगर कव, और ये अंध्या ने लिखा था। ये काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये जो नॉर्मली हमें नहीं पता होते और एग्जाम्स में ऐसे पूछ लिए जाते हैं। आजकल टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चंस। इसमें बात की गई है इस क्वेश्चन में थांका चित्रकला की। थांका चित्रकला के बारे में कहा गया है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, साथ ही ये प्राकृतिक और खनिज रंगों का इसमें प्रयोग होता था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा, दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। और ये बेसिकली पाई कहाँ जाती है, किस क्षेत्र में, सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला है। नेक्स्ट में बात की गई है कि कौन सा सुमेलित है, हमें देखना है कौन सही सुमेलित है। तो घूम मठ पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नाको मठ उत्तराखंड में नहीं है, ये कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। स्पितुक जो मोनेस्ट्री है ये सिक्किम में ना होकर लद्दाख में है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं लर्न है, आपको इसका आंसर नहीं पता है तो इसको ध्यान से सुनिए और एक दो बार रिपीट करते हुए चलिए ताकि आपको ये साथ में ही याद हो जाए। ठीक है, फिर धनकर मठ पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारा घूम मठ हो गया वेस्ट बंगाल में, नाको मठ हिमाचल प्रदेश, स्पितुक लद्दाख और धनकर हिमाचल प्रदेश अगेन, राइट। अगले क्वेश्चन में बात की गई है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है ये हमें देखना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 और 2, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था और पाटीदारों का विद्रोह 1801 से 5 के बीच में हुआ था। वहीं सावंतवादी जो विद्रोह है ये 1820 में ना होकर 1844 में हुआ था। ठीक है, और इसका नेतृत्व मराठा सरदार फोंट सावंत ने किया था। किसने किया था, फोंट सावंत ने, तभी ये सावंतवादी विद्रोह है। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बात की गई है धर्मसभा की। धर्मसभा के संबंध में कहा गया है कि इसकी जो स्थापना थी वो राधाकांत देव ने की थी और इसने जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसका समर्थन किया था। साथ ही इसने सती प्रथा को
समाप्ति के प्रयासों का विरोध किया था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं हमारे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये स्टैब्लिश हुई थी बेसिकली 1830 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बात की गई है कि स्ट्रैटेजी क्या थी मॉडरेट्स की। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, लेकिन इन्होंने संवैधानिक दायरे में रहकर किया था। इन्होंने प्रत्यक्ष चुनौती नहीं दी थी ब्रिटिश सरकार को, और इंग्लैंड में ब्रिटिश पक्ष जो भारतीय पक्ष के प्रति इन्होंने समर्थन बढ़ाना था। इनका उद्देश्य इंग्लैंड में जो भारतीय पक्ष था उसके प्रति समर्थन बढ़ाना, ये सारी इनकी रणनीति में शामिल थी। तो हमें देखना है इसमें से ये ऑप्शंस दिए गए हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत सही है। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, थर्ड सही है। इन्होंने सरकार के प्रति प्रत्यक्ष चुनौती कभी भी नहीं दी थी, इन्होंने अप्रत्यक्ष चुनौती की बात कही थी, क्योंकि ये मॉडरेट्स थे, ये लोग उदारवादी थे। इनको लगता था कि अगर सरकार का संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध किया जाएगा तो सरकार मान जाएगी। इनको ब्रिटिशर्स लगता था मान जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था, जो आगे चलकर रियलाइज़ कर लिया गया था। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देन विधवा पुनर्विवाह की दिशा में किन लोगों ने कार्य किया था। तो किसने कार्य किया था, इन तीनों लोगों ने ही कार्य किया था, विष्णु शास्त्री पंडित और करसोनदास मूलजी और डीके कर्वे। इन तीनों लोगों ने ही किया था। विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया था। करसोनदास मूलजी ने गुजरात में सत्य प्रकाश की स्थापना की थी। ठीक है, तो और डीके कर्वे ने भी विधवा विवाह के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तीनों ही नाम आपको पता होने चाहिए। अगर इनकेस कुछ महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तब भी आप इन लोगों को मेंशन कर सकते हैं, इनके प्रयासों को। ठीक है, आता है क्वेश्चन जिसमें अहमदिया आंदोलन के संदर्भ में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया है कि इसकी शुरुआत मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी। इसने गैर मुसलमानों के प्रति जिहाद का समर्थन किया था, और इसने नेता अपने को जो थे वो हज़रत मोहम्मद का अवतार मानते थे। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि इन्होंने गैर मुसलमानों के प्रति जिहाद का समर्थन नहीं किया था। ये भी एक बेसिकली ये एक उदारवादी था गुट। ठीक है, और इसमें इनके जो सिद्धांत थे वो काफ़ी उदार थे, और उन्होंने जिहाद को बंद करने की बात कही थी, ना कि जिहाद का समर्थन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें देखना है कौन सा, हमें मैचिंग करनी है बेसिकली। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। फिर मैच कर लेते हैं। इंडियन लीग हो गई 1875, बी हो गया हमारा 1884 यानी मद्रास महाजन सभा 84 हो गया, और ज़मींदार एसोसिएशन 1838 हो गया, और बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 हो गया। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। देख लीजिए, इसके ईयर्स पूछे जा सकते हैं, आपको पता होने चाहिए। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में बात की गई है। इसमें कहा गया है एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसकी शाखाएं मद्रास तक सीमित थी, जबकि जो तिलक थे उनकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई थी। तो ये इसमें करेक्ट हमें देखना है कौन सा कथन सही है। दोनों ही कथन सही नहीं है, क्योंकि इंटरचेंज कर दिया गया है। ठीक है, तिलक ने स्टार्ट की थी अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट ने स्टार्ट की थी सितंबर 1916 में, उसी ईयर। और ये दोनों ही ऑपोजिट होंगे। एनी बेसिन का पूरे देश में फैला हुआ था, और तिलक की जो शाखाएं थी वो केवल मद्रास तक सीमित थी, मुंबई में बेसिकली थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, इंटरचेंज हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखना है कौन सा सुमेलित है। तो धर्म सभा अभी हमने देखा है, राधाकांत देव बिल्कुल सही है। दूसरे में दिया हुआ है राधा स्वामी आंदोलन शिव दयाल साहब, ये भी सही है। और सेवा सदन बहराम जी मालाबारी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में चलाया था। सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरे में कहा गया जो शुद्धि आंदोलन का विरोध किया गया था कि विरोध में तंजीम और तबलीग आंदोलन चलाए गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आर्य समाज ने ये जो शुद्धि आंदोलन चलाया था उसमें ये था कि जो कन्वर्ट हो गए थे हिंदूज मुस्लिम्स में, उनको वापस हिंदू बनाया जा रहा था, और इसका ही विरोध किया गया था तंजीम और तबलीग आंदोलन के द्वारा। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन कांग्रेस के 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में के संदर्भ में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और उसमें डोमिनियन स्टेटस के लक्ष्य का विरोध सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अध्यक्षता किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राइट, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगले में बात की गई है कि नवंबर 1929 में जो दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था, इसकी मांगे क्या रखी गई थी।
ठीक है। पहले स्टेटमेंट दी गई है कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत से में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये कहा गया था। दूसरे में कहा गया था कि राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान की बात की गई थी और वाइसरॉय ने इनकी मांगों को मान लिया था। तो इसमें पहली बात बिल्कुल सही है, दूसरी सही है, लेकिन माना बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। इरविन जो थे उस समय के वाइसरॉय, उन्होंने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया था और ये दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीपीएससी एग्जाम में, इसलिए आप सबकी डेट ध्यान रखिए, 2 नवंबर 1929। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आता है गांधी इरविन समझौता। इसमें कहा गया है कि पुलिस जातियों की जांच की मांग सरकार ने अस्वीकार कर दी थी और फिर कहा गया है कि विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण विरोध की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो इसमें ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। और ये हुआ कब था, इसकी जल्दी से कमेंट सेक्शन में डेट बताइए कि किस दिन गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड। इसमें क्या कहा गया था कि जो स्त्रियां थी उनको पृथक सांप्रदायिक मताधिकार देने की बात कही गई थी और बम्बई प्रांत में मराठों के लिए सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में 7 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। इसमें क्या किया गया था, ना केवल स्त्रियों के लिए बल्कि जो एंग्लो इंडियंस थे और जो इंडियन क्रिश्चियंस थे उनके लिए भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार की बात कही गई थी। ठीक है, और इसके साथ ही दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देने की बात कही गई थी। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड आया था। तो ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ये जो लीग थी ये कब आई? ये आई थी जनवरी 1933, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3, सी ऑप्शन होगा। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी गलती हो गई है तो आप इसको देख लीजिएगा। 1933 में आया था और इसी के बाद 1933 में आया था और इसी के समय पर साप्ताहिक पत्र हरिजन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। इसका 1933 में आया था हरिजन पत्र, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा 1932। पहले ये आ गई थी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग 1932 में, उसके बाद 33 में शुरू हुआ था हरिजन पत्र। ठीक है, तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसको देख लीजिएगा। 1932 होगा इसका करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 26 में ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संघर्ष समझौता संघर्ष की नीति के संबंध में बात की गई है। ये नीति, नेहरू इस रणनीति से असहमत थे, ये बिल्कुल सही बात है। इस नीति का समर्थन गांधी के नेतृत्व वाले तबके ने किया था, ये भी सही बात है। देखिए, संघर्ष समझौता संघर्ष जो गांधी जी थे उनकी बेसिकली नीति क्या थी? वो बड़े बड़े आंदोलन करते थे, फिर उसमें के बाद समझौते पे आ जाते थे, फिर आंदोलन करते थे, फिर समझौता। ठीक है, तो उनका जो गुट था वो इसको मानता था, लेकिन नेहरू जी इसको नहीं मानते थे। उनका जो नीति थी वो थी कि निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए, निरंतर संघर्ष की नीति को इन्होंने समर्थन दिया था। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देन भारत शासन अधिनियम 1935, इसके संदर्भ में पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जो स्थायी संघीय विधानमंडल था, इसके उच्च सदन के जो सदस्य थे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होना था। ठीक है, और जो निम्न सदन के सदस्य थे इनका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाना था। गवर्नर जनरल दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता था। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा केवल बी। ठीक है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है इलेक्शंस वो गलत दिए हुए हैं, केवल सेकंड स्टेटमेंट सही होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव की डेट देख लीजिए, 8 अगस्त 1940। इससे रिलेटेड प्रोविजंस बताए गए हैं। इसमें पूर्ण स्वराज के लिए, भारत के लिए पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। युद्ध सलाहकार समिति का गठन, जिसमें भारतीय भी शामिल किए जाएंगे, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड एंड थर्ड सही है। पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी, डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी। ठीक है, इन्होंने ऑफिशियली डोमिनियन स्टेटस देने की मांग को मान लिया था ब्रिटिशर्स ने इस प्रस्ताव के द्वारा। फिर कैबिनेट मिशन आता है, इसमें कहा गया कि पाकिस्तान के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विभाजन हुआ था इसमें। लेकिन इसमें विभाजन केवल प्रांतीय स्तर और केंद्रीय स्तर में दिखाया गया है, लेकिन था किसमें 3 त्रिस्तरीय विभाजन हुआ था उस समय पर। कौन कौन से स्तर थे? केंद्रीय था, प्रांतीय था और तीसरा था समूह।
ठीक है, तो यहाँ पर त्रिस्तरीय विभाजन की बात नहीं कही गई, केवल 2 ही विभाजन दिए गए, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देन पंचायती राज के संदर्भ में कहा गया है कि ये राज्य सूची का विषय है और त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है, पंचायती राज व्यवस्था, ये 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में लागू होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें पूछा गया है सही नहीं है। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग की बात कही गई है, तो किनके चुनाव के लिए ये आर्टिकल जिम्मेदार है? निर्वाचन आयोग किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार है? आर्टिकल में क्या बताया गया है? तो ये बताया गया है लोकसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, उपराष्ट्रपति, ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। इन सबके ही चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग, और इनके बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 324 में। देन संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में यूपीएससी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसके जो सदस्य हैं, कार्यकाल के बाद लोक सेवा राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए जा सकते हैं, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, और जो अध्यक्ष होगा वह सदस्य जो होंगे उनकी सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सही होगा। ये जो सेवा शर्तें हैं ये संसद के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती हैं। किसके द्वारा की जाती हैं? ये की जाती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनका जो वेतन है, इनकी जो सेवा शर्तें हैं, उसमें अलाभकारी मतलब अनप्रॉफिटेबल चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। तो ये वाला हमारा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में बात की गई है। वित्त आयोग में कहा गया है कि इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर कहा गया है कि पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती और सिफारिशें इनकी सलाहकारी होती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि पुनर्नियुक्ति की ऐसी कोई बात नहीं की गई है। इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं? चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, इसलिए ऑप्शन 1 और 3 सही है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन वो होते हैं जो हमें आते होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर दे दिया गया पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए ये टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको करने से आपको एग्जाम का आइडिया लग जाता है। देन अब देखिए, अब हमें इसमें सही सुमेलित करना है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या क्या होगा? समवर्ती सूची में को किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिका के संविधान। देन उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, कनाडा संविधान। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीकी संविधान। ठीक है, तो ये मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कैग के संबंध में, यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कहा गया है कि इनका जो वेतन और सेवा शर्तें हैं इनको निर्धारित कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनको निर्धारित किया जाता है। दूसरे में बात की गई है कि कैग कार्यालय है, इसके प्रशासनिक व्यय भी भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, ये सही है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति ना होकर कौन हो जाएगा? संसद। राइट, कौन हो जाएगा यहाँ पर? संसद हो जाएगी। संसद तय करती है इसकी सेवा शर्तें और वेतन। आगे देखते हैं। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, कैग की बात हो रही है तो यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं संसद होगा। और हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन किया है। कौन सा क्वेश्चन किया है? वित्त आयोग की बातें कही हैं। नहीं, वित्त आयोग की नहीं कही है, इससे ऊपर हमने बात कही है यूपीएससी के सदस्यों की। इनका करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, यूपीएससी के सदस्यों का प्रेसिडेंट करते हैं, और यहाँ पर कैग के सदस्यों का करता है संसद। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसमें क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया है? राज्य विधान परिषदों के उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री, किसके वेतन की चर्चा की गई है? इन चारों लोगों में से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की चर्चा नहीं की गई है, बाकी इन तीनों की गई है। राइट, इन तीनों लोगों की गई है, और ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए, इसके अलावा किसकी वेतन की चर्चा की गई है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, एक बार आप सुन लीजिए। सेकंड अनुसूची में एक तो भारत के राष्ट्रपति हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए। ठीक है, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। उसके बाद उसकी ही लेवल पर हम देख लेते हैं स्टेट का। स्टेट में राज्य जो विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, और जो विधान परिषद होगी राज्य की, उसके सभापति और उपसभापति।
देन आ जाते हैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये आप अगर साथ में बैलेंस करते हुए चलेंगे, मैच करते हुए चलेंगे कि स्टेट्स और सेंटर का, तो आप देख लेंगे कि जो चीज़ सेंटर में हो रही है, सेंटर का प्रेसिडेंट है तो राज्य का गवर्नर है, और लोकसभा के अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं तो वहीं पर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, और राज्यसभा के सभापति उपसभापति हैं तो राज्यसभा, तो यहाँ पर विधान परिषद के कौन हो जाएंगे, सभापति और उपसभापति। इसके अलावा हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश हैं तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे कौन हो गए, 8 लोग ऐसे हो गए, और 90 हो गए हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो अगर हम ऐसे बराबर बैलेंस करते हुए, मिलाते हुए लर्न करते हैं चीज़ों को, तो वो लर्न हो जाती हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें बात की गई है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में। ये भारत सरकार के पूर्णकालिक वकील हैं, और ये संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरे में कहा गया है इनका जो कार्यकाल है वो संविधान द्वारा निश्चित किया गया है। तो इसमें कौन सा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ऑप्शन इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं वाला स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 3, यानी कि पूर्णकालिक वकील नहीं है और ना ही इनका निश्चित किया गया है कार्यकाल, और इनको संसद के सदस्य की तरह ही सारे भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो और इनके बारे में दिया गया है आर्टिकल 76 में, राइट। और इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, और सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में इसको नहीं रखा जाता है, इस पद को सरकारी कर्मचारी के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन ये हो गया। देन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये एक संवैधानिक संस्था बताई गई है। मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति में दंड दे सकता है और पीड़ित को आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। इसमें सही नहीं है जो स्टेटमेंट, वो है उपरोक्त सभी। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी विवरण नहीं है। इसको बनाया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में, ठीक है। और ये एक सलाहकारी प्रकृति का निकाय है। इसमें ये नहीं है कि इन्होंने दंड दे दिया या आर्थिक सहायता दे दी, ये सिर्फ इन चीज़ों की सलाह दे सकता है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सलाह दे सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसका ऑप्शन हो गया है ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, समिति और उनके प्रमुख से हमें सुमेलित करना है। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघीय संविधान समिति जो है वो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति हो जाएगा BR अम्बेडकर, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें देखने हैं स्टेटमेंट्स। लिखा है कि संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, और ये संसद में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सारे ही कथन सही हैं। देखिए 12 कथन में आप 12 सदस्यों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रिसेंटली अभी ऐसा एक्ट आ गया है जिसके तहत एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं किया जाना है, ठीक है। अब इनका नॉमिनेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से अब केवल राज्यसभा ही के ही सदस्यों को नॉमिनेट करना है। तो कुल संख्या 12 ही है, ना कि 14। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। देन आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को में अंतिम निर्णय की बात कही है वो चुनाव आयोग देगा, और उपराष्ट्रपति जो पद पर कोई व्यक्ति मैक्सिमम 3 बार ही बैठ सकता है, निर्वाचित हो सकता है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं कि 1 बार बैठ सकते हैं या 3 बार। और निर्णय जो होगा वो अंतिम सुप्रीम कोर्ट का होगा, ना कि चुनाव आयोग का। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में निर्णय अंतिम सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। लेकिन अब उपराष्ट्रपति का आ गया है तो आप शायद सोचने लगे कि उपराष्ट्रपति के में शायद चुनाव आयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए संविधान में जो किचन कैबिनेट शब्द है उसका प्रयोग किया गया है, इसमें कहा गया है, और निर्णयन प्रक्रिया को ये तेज बनाती है। तो किचन कैबिनेट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है। और इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बी हो जाएगा कि निर्णयन प्रक्रिया जो है किचन कैबिनेट, जो क्लोज जो मेजर लोग होते हैं मेन वो उसको किचन कैबिनेट कहा जाता है,
लेमन लैंग्वेज में, और ये किसी दूसरे कंट्री से लिया गया है, ऐसा मेरे ख्याल से ब्रिटेन से। लेकिन यहाँ पर इंडिया में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, इसको कह दिया जाता है जो हमारा मेन लीडर्स होते हैं, मेन गवर्नमेंट के नेता होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो निर्णय प्रक्रिया को तेज़ बनाते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 43 का बी हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन दिया गया है, हमें पता है, और ये इसका कहा गया है, इसके अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। उसके साथ ही कहा गया है संविधान में उल्लिखित जो निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होंगे। तो संविधान में कितने सदस्य होंगे ये उल्लिखित नहीं है, ठीक है, लेकिन पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट। तो आप मुझे ये बताइए कि इस समय पर कितने सदस्य हैं, जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसमें कितने सदस्य हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। और क्या स्टार्टिंग से ही इतने मेंबर्स थे, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि सदन में जो विपक्ष के नेता का पद है वो एक संवैधानिक पद है, और विप कार्यालय का उल्लेख सदन के नियमों में किया गया है। तो इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, क्योंकि ना ही ये संवैधानिक पद है और ना ही इसका जो उल्लेख है वो सदन के नियमों में किया गया है, राइट। आगे देखते हैं, धन विधेयक के संदर्भ में हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, ये स्टेटमेंट गलत है, यही स्टेटमेंट हमारा जो है सही है, बाकी स्टेटमेंट्स गलत है। इनको आप जल्दी से पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संचित निधि के संदर्भ में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि भारत की संचित निधि पर कौन से व्यय भारित हैं। तो कौन से इसमें भारित हैं, पहला दिया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, जो संघ लोक सेवा यूपीएससी है उसके अध्यक्ष का वेतन, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 2। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि किन मामलों में राज्यसभा और लोकसभा समान स्थिति में है। किस में समान स्थिति में है, संविधान संशोधन विधेयक पे समान स्थिति पर है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग पर समान स्थिति पर है। तो आप थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश कीजिए तो आपको याद आ जाएगा, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की पोजीशन सिमिलर है, ठीक है इसमें। और लेकिन धन विधेयक के मामले में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। अगर कोई भी राज्यसभा में कोई भी अमेंडमेंट अगर किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा उसे स्वीकार करे, और विद इन फ्यू डेज उसको पारित मान लिया जाता है। तो ये आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, याद आ जाएंगी आपको सारी चीज़ें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मैंने बता दिया है, ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 2। देन इस क्वेश्चन में बात की गई है कि संविधान का जो अनुच्छेद 114 है वो धन विधेयक की बात करता है, और विधेयक में को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित तथा प्रेषित धन विधेयक में संशोधन कर सकती। राज्यसभा जो है वो लोकसभा द्वारा पारित जो विधेयक है, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसमें कुछ संशोधन कर सकती है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 110 में बात की गई है धन विधेयक की, और इसको प्रस्तुत लोकसभा में ही किया जा सकता है। लोकसभा धन विधेयक के संबंध में ज़्यादा पावरफुल होता है ना। और राज्यसभा जो लोकसभा में पारित हो चुका है उसमें राज्यसभा कुछ भी चेंज नहीं कर सकती है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, केवल सुझाव दे सकती है। अगर लोकसभा चाहे तो उसे पारित करे, अगर ना चाहे तो ना पारित करे। इसलिए इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। देन हम 50th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, और राज्यपाल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। कहा गया है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर रहते हैं। फिर ये राज्यपाल को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ऐसे ही क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं। 2 व्यक्तियों की बात होती थी लोकसभा में, राज्य विधानसभा में 1 व्यक्ति की बात होती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है। प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं दिलाते हैं, उच्च न्यायालय के दिलाते हैं। किसके दिलाते हैं? उच्च न्यायालय के। इसलिए केवल दूसरा ही कथन सही है। ये इजी क्वेश्चन होकर भी काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी देख कर समझ कर करना चाहिए, नहीं हमने देखा और जल्दी से टिक कर दिया, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है? सही सुमेलित है सुंदागर्त इंडियन ओशियन में, मारियाना किस में है? ये हो गई पैसिफिक में, प्यूर्टो रिको हो गई अटलांटिक में, और यूरेशियन हो गया
बेसिन आर्कटिक में। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें से कौन सा भौतिक अपक्षय प्रक्रिया है, यानी कि फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस है? तो सॉल्ट वेदरिंग और फ्रॉस्ट वेजिंग ये दोनों ही हमारी फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस है। 2 and 3 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोनेशन नहीं है। देन अब हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो इसमें हाइग्रोफाइट के लिए लिखा है इक्वेटोरियल वार्म ह्यूमिड वेजिटेशन, यानी भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति। लिथोफाइट के लिए लिखा है वेजिटेशन ग्रोन इन हार्ड रॉक, कड़ी चट्टान में जो उगता है। और ये जेरोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति। तो इसमें जो हमारा करेक्टली मैच्ड है वो है 1 and 2। 1 and 2 करेक्टली मैच्ड है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीरोफाइट जो है बेसिकली ये वेजिटेशन होता है ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन का, ना कि टेम्परेट जोन का। किसका होता है? ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन का। देन इस क्वेश्चन में कहा गया है मेजर प्लेट्स कौन सी हैं? 6 मेजर प्लेट्स में से कौन सी आती है इनमें से? तो कौन सी आती है? इसमें आती है एंटार्क्टिका प्लेट और दूसरी आती है प्रशांत प्लेट। अरेबियन प्लेट इसमें मेजर प्लेट नहीं है। तो कौन कौन सी प्लेट्स हैं बेसिकली 6, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। एक हो गई अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, पैसिफिक और एंटार्क्टिका। ठीक है, तो हमारी ये 6 हो गई। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में बात की गई है कि ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से पदार्थ हैं ये देख लीजिए। इसके ये सारे ही होंगे, लेपिली, प्यूमिस, पायरोक्लास्ट, लावा, ऐश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है पीलियन और हवाईयन ज्वालामुखी की बात की गई है। कहा गया है जो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में मैग्मा अत्यधिक अम्लीय और चिपचिपा होता है, यानी कि हाईली एसिडिक और विस्कस होता है। वहीं हवाईयन में कहा गया है कि लावा फ्लूइड स्टेट में होता है और एल्कलीन होता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ये नीदर 1 नॉर 2 होगा, क्योंकि ये दोनों ही इंटरचेंज कर दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो पीलियन हमारा है, पीलियन सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है और हवाईयन का जो उद्गार होता है वो काफ़ी शांत होता है। तो ये दोनों इंटरचेंज कर दिए गए हैं, इसको देख लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एरीट जो है वो कौन सा लैंड फॉर्म है, किसका? तो ये ग्लेशियर का लैंड फॉर्म है। किसका है? ग्लेशियर का, हिमानी लैंड फॉर्म है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बात की गई है कि कौन सा सुमेलित है, हमें ये बताना है कौन सा सुमेलित है। तो कोलोराडो नदी, हुबर बांध, जाम्बेजी, करीबा और नील नदी, आसवान बांध। तो इसमें कौन सा सही है? ये तीनों ही हमारे करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, ये नाइल रिवर का आसवान डैम काफ़ी बार क्वेश्चन में आ चुका है, क्वेश्चन पेपर में पूछा, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, देन इसमें बात की गई है कि जो महाद्वीपीय प्रभाव के कारण दैनिक तापांतर जो होता है, डायurnal टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है और मेघाच्छादित समयावधि में तापांतर कम होता है। टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द क्लाउडी पीरियड। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो दोनों ही करेक्ट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रोसबी तरंग के बारे में कहा गया है। ये कौन सी तरंग होती है? रोसबी तरंग होती है ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम, यानी कि पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। ये बेसिकली 30 से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में चलती है और 9 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर मिलती है ये। और इसकी खोज की थी एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, रॉसबी ने। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, रॉसबी वेव। नेक्स्ट पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या बात कही गई है, इसमें देखना है कौन सा हमें सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 61 का बी। तो वेजर नदी जो होगी वो होगी उत्तरी सागर से सुमेलित। फिर होगा नीस्टर नदी, ये काला सागर से। फिर विस्तुला नदी हो जाएगा बाल्टिक सागर से। और यूराल नदी हो जाएगी कैस्पियन सागर से। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट मैचिंग हो गई। आगे देखते हैं। फिर से हमें देखना है उद्गम स्थल से कौन सा सही मैच्ड है। तो पराना नदी का वेस्टर्न कार्डिलेरा है और जापुरा का एंडीज माउंटेन्स है और ओरिनोको रिवर का ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है। देखिए, अगर कोई स्टेटमेंट मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ तो वो हिंदी में दी हुई है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आपको अगर इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप हिंदी में उसको रेफर कर सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है केवल
ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि जापुरा रिवर एंडीज माउंटेन्स के उद्गम स्थल है उसका, लेकिन जो पराना रिवर है वो होगा ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से और ऑर्निको नदी का पश्चिमी कार्डिलेरा से। तो ये दोनों उल्टे दिए हुए हैं, बाकी ये वाला करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेलेनेशिया आइलैंड्स ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है पैसिफिक ओशियन में। कहाँ लोकेटेड है? पैसिफिक ओशियन में। और ये पैसिफिक ओशियन के सबसे पश्चिम की जो द्वीप समूह है और जो वहाँ के द्वीप हैं उन्हीं को मेलेनेशिया कहा जाता है। ये बेसिकली इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने एक और टेस्ट सीरीज में कवर किया हुआ है और उसमें मैंने पूछा था कि कमेंट कर बताएं कहाँ से गुजरती है। तो जिन लोगों ने उसका कमेंट किया है उसको वेरी गुड। और इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि कहाँ से नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार, मणिपुर और मेघालय से नहीं गुजरती है, लेकिन पश्चिम बंगाल से गुजरती है। और कहाँ से गुजरती है तो उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 8 राज्यों से गुजरती है बेसिकली ये। पहला हो गया गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए ये 8 हो गए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा कि बांग्लादेश के साथ सीमा कौन से राज्य साझा करते हैं? कौन से राज्य करते हैं इसमें साझा? मेघालय, त्रिपुरा और असम, तीनों ही राज्य साझा करते हैं। मेनली 5 राज्य हैं जो साझा करते हैं। इसके अलावा जो राज्य हैं मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ साझा करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें बात कही गई है कि किस नदी का अपवाह जो क्षेत्र है वो दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो वो है कावेरी। ये काफ़ी फेमस है और इसमें वर्ष भर जल प्रवाह होता है। ये तो आपको पता होगा। ये साउथ इंडिया की एक लौती नदी है जहाँ जो पेरिनियल है, जहाँ पर परमानेंट पानी रहता है। फिर इसमें बात की गई है झील और उसके स्थान से। झील और उसके स्थान में मैच हमें करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पंचभद्रा हो जाएगा बाड़मेर, और ढेबर हो जाएगा उदयपुर, देन तवा वोहर जो है वो होशंगाबाद, और सोंगमो ये गंगटोक, ठीक है। ये करेक्ट मैच है हमारा। अगले क्वेश्चन में आ गए। अगले क्वेश्चन में बात की गई है कि जो मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ है, हमें बताना है कौन सी मृदा है बेसिकली। और ये शुष्क कृषि के लिए महत्वपूर्ण है और ये टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट यहाँ पर पाया जाता है। तो ये कौन सी मृदा की बात कही गई है? ये बात की गई है काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। और जो ये टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट है इसी की वजह से इसका रंग ब्लैक होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों होता है? तो इसी की वजह से होता है, राइट। नेक्स्ट में आ गए। नेक्स्ट में बात की गई है कि हमें मैच करना है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये बताना है। तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है ये जर्मनी का बताया गया है, जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर सोवियत संघ के, बोकारो ब्रिटेन के। तो जो हमारा करेक्टली मैच्ड है वो केवल फर्स्ट है, क्योंकि दुर्गापुर जो था वो ब्रिटेन के सहयोग से बना था और जो बोकारो था ये बना था सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है। देन फिर हमें देखना है रेलवे जोन और मुख्यालय कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे, ये सही सुमेलित है। और जहाँ पर वेस्टर्न सेंट्रल की बात आती है तो वेस्टर्न सेंट्रल का मुख्यालय है जबलपुर में। फिर रेलवे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय आता है वो आता है गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में। और साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय आता है हमारा कोलकाता में, ठीक है। और ये वाला सिकंदराबाद में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म रिवर्स रेपो ऑपरेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो लॉन्ग टर्म रिवर्स रेपो ऑपरेशंस होते हैं इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाते हैं बैंक्स को रेपो रेट ऑफ 1 डे के, 1 दिन के रेपो दर पर ये उपलब्ध कराए जाते हैं। और कोर बैंकिंग सोल्यूशंस ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही इससे बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? सारे ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IMF का जो SDR होता है, SDR बास्केट, इसमें कौन कौन सी इंक्लूड होते हैं करेंसीज? तो इसमें कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं? यूरो होती है, अमेरिकन डॉलर होती है, पाउंड स्टर्लिंग होती है, लेकिन इंडियन रुपी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, रुपया इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
1 2 3। SDR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें कहा गया है लघु खनिजों के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है कि उनके जो कानून, रॉयल्टी और प्रशासनिक कार्य राज्यों को सौंपे जाते हैं। ठीक है, और जिप्सम एक लघु खनिज है यानी माइनर मिनरल है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। फिर अगले में कहा गया है राष्ट्रीय खनिज नीति 2019। इसमें कहा गया है कि ये 2004 की नीति का स्थान लेगी, जबकि ये 2008 की नीति का स्थान लेगी, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है। दूसरे में कहा गया है इसमें ईंधन और कोयला खनिज शामिल नहीं है, तो ये बात हमारी सही है। फिर कहा गया है खनन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया है केंद्रीय प्रायोजित योजना है, ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विनियमित और कार्यान्वित की जाएगी, और ये ग्रामीण, घरेलू और कृषि उपयोग के लिए अलग फीडर लाइनों का प्रोविजन करती है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? इसमें सी सही है। ये केंद्रीय प्रायोजित योजना नहीं है, ये बेसिकली केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका मतलब ये होगा कि इसको पूरी तरह से संघ सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक है, फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक से संबंधित हमें सही कथन का चयन करना है। इसमें सही कथन कौन सा है? इसमें सही कथन है कि इसकी स्थापना के समझौते पर छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर हुआ था। छठा ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था? 2014 में हुआ था, और ये फोर्टालेजा समिट भी कही जाता है इसको, और इसके द्वारा ही एनडीबी के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। पहला कहा गया है कि इसका मुख्यालय वुहान में है, जो कि शंघाई में है, और इसके सदस्य केवल एशियाई देश हो सकते हैं, ये भी नहीं सही है। जो भी यूएन में नेशंस शामिल हैं वो सब इसके सदस्य हो सकते हैं। और ब्रिक्स देशों की बैंक में हिस्सेदारी मतदान शक्ति 55% से कम नहीं हो सकती, ना कि 55% से इनकी मतदान शक्ति कम नहीं हो सकती। और इससे पहले एक चीज़ और पॉइंट सुन लीजिए, 2012 में सबसे पहले ये बात की गई थी कि न्यू दिल्ली सम्मेलन में ये बात की गई थी कि एक ऐसी बैंक की स्थापना की जाए। ठीक है, और फाइनली इस पर हस्ताक्षर 2014 के फोर्टालेजा समिट में हुए थे। देन इस क्वेश्चन में निधि कंपनीज की बात की गई है। इसमें कहा गया इनका नियमन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स पर बेस्ड है, और ये कंपनी सभी लेन देन अपने सदस्यों के बीच ही करती हैं। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत है। देखिए, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ना होकर इसमें करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स। राइट, तभी ये हमारा यहाँ पर गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जल जीवन मिशन के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प जो विभाग है उसने इसको शुरू किया है। उसके बाद कहा गया है कि 2024 तक शहरी घरों में पाइप पानी की आपूर्ति करना है। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे इनकरेक्ट हैं, क्योंकि ये जो विभाग है इसका नाम दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग। ठीक है, और ये ग्रामीण घरों की बात की गई है कि पाइप पानी की आपूर्ति होगी, ना कि शहरी घरों की। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा चेन्नई में, ऑप्शन बी सही होगा। लाफर वक्र से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि ये कर की दर और कुल राजस्व प्राप्ति के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही बात है, और इसके मुताबिक जो कर की दर है वो इष्टतम सीमा तक बढ़ाने के लिए राजस्व प्राप्ति में से ही वृद्धि होती है। इष्टतम सीमा तक जब बढ़ाने से ही जो राजस्व प्राप्ति है वो बढ़ेगी। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है वासेनर अरेंजमेंट, क्योंकि इसका रिलेशन जैविक हथियारों से नहीं है। इसका संबंध किससे? पारंपरिक हथियारों के निर्यात से। राइट, और जो बाकी हैं वो बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलियाई जो ग्रुप है वो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल्स, न्यूक्लियर वेपन्स को ताकि ना बनाया जा सके। और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम से क्या है कि डिस्करेज करता है एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से रिलेटेड। इसमें कहा गया है कि 2016 में भारत में राजमार्ग परियोजनाओं के लिए इसको पेश किया गया था। दूसरे में कहा गया है कि इसके तहत निजी कंपनी जो होंगी वो 20 साल तक टोल वसूल सकती हैं। और साथ ही इसमें थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है कि इसमें निजी कंपनी परियोजना के वित्त पोषण का अधिक बोझ वहन करती हैं। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकेंड गलत है, क्योंकि निजी कंपनियों को ये अधिकार नहीं है कि वो टोल वसूल सकें। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड थर्ड। फिर आगे देखते हैं, इसमें नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें कहा गया है कि इसका जो कॉर्पस है वो 40,000 करोड़ रुपए का है और इसको रजिस्टर किया है सेबी के अंतर्गत ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कोर सेक्टर में कहा गया है, जो कोर सेक्टर है इसका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40.27% का वेटेज है और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का सर्वाधिक वेटेज आता है इन सारे कोर सेक्टर्स में। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। वेटेज के अकॉर्डिंग इनका जो सीक्वेंस होगा वो होगा रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे पहले, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड नंबर पर, देन स्टील, उसके बाद कोल, उसके बाद क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैस, देन सीमेंट और देन फर्टिलाइजर। ठीक है, सर्वाधिक जो वेटेज है वो होगा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का और मिनिमम होगा फर्टिलाइजर्स का। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, श्रेयस योजना से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया है कि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुरू की है और इसके तहत जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है ताकि उनको नौकरी और स्टाइपेंड मिल सके। और इसमें 3 मंत्रालय शामिल हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं, इसलिए को ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम, इसके संदर्भ में कहा गया है कि इसके लिए जो ब्याज दरें हैं वो त्रैमासिक रूप से घोषित की जाएंगी। ठीक है, और श्यामला गोपीनाथ पैनल ने इनके लिए मार्केट लिंक ब्याज दर प्रणाली की रिकमेंडेशन की थी और इसके तहत बचत जमा, मासिक आय जमा और आवर्ती जमा को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर भी तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाएंगी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। देन संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि मापलाड, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, रिसेंटली ये न्यूज़ में थी। इसके स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। कहा गया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो पार्लियामेंट के, कैन रिकमेंड डेवलपमेंट वर्क इन एनी एरिया ऑफ द कंट्री। ये बिल्कुल सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसको कहा गया है कि पोस्टपोन कर दिया गया है 1 साल के लिए। तो इसको पोस्टपोन 1 साल के नहीं, अगले 2 सालों के लिए कर दिया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है। पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है? पहली स्टेटमेंट हमारी सही है कि गलत है? तो इसमें हमारी पहली स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है, ये भी सही है, बस ये गलत है क्योंकि 2 वर्षों के लिए कर दिया गया है इसको। तो जो स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है, देखिए जो हमारी स्टेटमेंट सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही नहीं है, सॉरी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही नहीं होगी क्योंकि ये स्टार्टिंग में तो आती थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, जब ये 93 में योजना बनी थी तब इसी मंत्रालय के तहत थी, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं आती है क्योंकि 94 में इसका मंत्रालय जो है वो चेंज कर दिया गया था। इसका कर दिया गया था मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग के लिए तो ये सही था कि 1993 में जब बनी थी तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत बनी थी, लेकिन अक्टूबर 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत इसको कर दिया गया था, राइट। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कॉल मनी के तहत 1 दिन के लिए उधार दिया जाता है और टर्म मनी के तहत 14 दिन या उससे ज़्यादा के लिए उधार दिया जाता है। और कॉमर्शियल पेपर कहा गया है कि एक ऋण इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनियों द्वारा 1 साल से ज़्यादा के लिए धनराशि जुटाने के लिए जारी किया जाता है। देखिए पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी सही है, ये गलत है क्योंकि 1 साल से कम अप टू 1 ईयर के लिए दिया जाता है, ना कि मोर देन 1 ईयर के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही पूछा गया है? तो पहला और दूसरा कथन सही है। देन इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बात की गई है कि लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिका अंग शामिल होता है, तो ये होता है गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडीज। देन 98th क्वेश्चन पे आ गए हैं अब हम। इसमें कहा गया है कि डिवाइडेड टिश्यू किसको कहते हैं? डिवाइडेड टिश्यू कहते हैं मेरिस्मेटिक ऊतक को, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन जानवरों में वसा का भंडार किस ऊतक में होता है? ये इजी क्वेश्चन है, एडिपोज टिश्यू, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं, वर्क ऑफ लिम्फ क्या होता है? बेसिकली लिम्फ का काम क्या होता है? लिम्फ का काम होता है टेम्पररी एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, पुटिंग बिग मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एक्सेट्रा इनटू ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ये भी सही है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही लिम्फ के कार्य हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव आँख से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया लाइट एंटर करती है आँख में थ्रू अ थिन लेयर, थिन मेम्ब्रेन, जिसको कॉर्निया कहा जाता है, और आइरिस
वो होता है जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो आँख में एंटर करती है। ये भी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कौन सा सुमेलित है, ये हमें देखना है। पायरिया का संबंध एंट अमीबा जिंजीवालिस से है, बिल्कुल सही है। और स्लीपिंग सिकनेस का ये ट्रिपनोसोमा से है, ट्रिपेनोसोमा से है, भी बिल्कुल सही है। एथलीट फूड जो होता है इसका संबंध है ट्राइकोफाइटोन से, ठीक है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है ये लेप्रोजी बीमारी से संबंधित है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2, राइट। आगे देखते हैं, इंद्रधनुष योजना के बारे में दिया गया है। इंद्रधनुष के योजना नहीं है, यहाँ पर रेनबो से संबंधित पॉइंट्स दिए गए हैं, मुझे लगा इंद्रधनुष योजना है। इंद्रधनुष कहा गया है कि हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और इंद्रधनुष का निर्माण जो है उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये तीनों चीज़ें ही आती हैं, तो ये बात हमारी बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें से कहा गया है कौन सा पौधे के लिए दीर्घ मात्रक पोषक तत्व है। दीर्घ मात्रक मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट है। देखिए, पौधों को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी संख्या 9 है और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनकी संख्या 8 है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से ज़रूरत होते हैं, ये होता है हमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। ठीक है, ये हो गए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, आयरन, जिंक, कॉपर, निकल, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन, ये हमारे हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, 2, 4 और 5। मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा और सल्फर आएगा, राइट। बाकी जो दोनों दिए हुए हैं वो हमारे कौन से हैं, वो है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, निकल और कॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें देखना है एल्गी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फ्लैजेला कुछ एल्गीज में पाया जाता है। सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज आर फाउंड इन देयर सेल्स। सेल वॉल जो सेल्यूलोज से बनी होती है वो फाउंड होती है इनके सेल्स में, तो इसमें हमारे ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है पिचर प्लांट से रिलेटेड। इसमें कहा गया है जो लीफ होती है वो गेट्स कन्वर्टेड इनटू पिचर स्ट्रक्चर। पिचर का मतलब क्या होता है, एक घड़ा टाइप का आप समझ लीजिए जिसमें पानी लिक्विड रखा जाता है, ठीक है, उसको पिचर बोलते हैं। तो अगर आपने इसका पढ़ा होगा बायो में तो इसका स्ट्रक्चर ज़रूर देखा होगा इस प्लांट का, इस लीफ का, जिसमें इंसेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये पिचर स्ट्रक्चर होती है इसकी लीफ का, और जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, इसके अंदर आता है, वो डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू इसमें डाइजेस्ट हो जाता है, और ये अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट जो है वो इंसेक्ट से ही पूरी करता है। तो इससे रिलेटेड हमारे ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, राइट, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें अनऑक्सी श्वसन के बारे में बात की गई है, एनॉक्सिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड बात की गई है। इसमें कहा गया है जो पूरा प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है ना। और दूसरा कहा गया है कि इट प्रोड्यूसेस पायरोवेट एथेनॉल, और तीसरे में कहा गया है ये कंटेन करता है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फ्रॉम 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। देखिए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो फॉर्म होता है 2 एटीपी मॉलिक्यूल से, ठीक है। देन आगे देखते हैं, 100th क्वेश्चन पे आ गए हैं अब हम लोग। 100th क्वेश्चन में बात की गई है कि गन्ने में किसके छिड़काव द्वारा तने की लंबाई में वृद्धि की जाती है, तो ये की जाती है जिब्रेलिन के थ्रू, ठीक है, जिब्रेलिन। आगे बात की गई है कि प्रतिध्वनि की उत्पत्ति होती है। प्रतिध्वनि मतलब जो इको होता है वो कैसे ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिनेट होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, राइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देन बात आती है डॉपलर इफेक्ट की। डॉपलर इफेक्ट किसमें देखा जाता है, साउंड वेव्स और लाइट वेव्स दोनों में ही देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात आई है, फिर क्वेश्चन है कि बारिश के दिनों में अधिक दूरी से भी आवाज़ क्यों सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्वनि आर्द्र हवा में अधिक तेजी से गति करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है कि किसी डिवाइस का मैक एड्रेस क्या होता है। ये होता है हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द डिवाइस। जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी, हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द डिवाइस, वो हमारा सही है, ठीक। देन कोलाइडी विलियन यानी कि कोलॉइड सोल्यूशन, इसमें कहा गया है कि ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है दो सब्सटेंसेस का,
और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप की हेल्प से, और मिल्क एक एग्जाम्पल है कोलाइड सोल्यूशन का। तो ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देन आता है हमारा कॉपर कंपाउंड्स कौन कौन से, वाइट ब्रॉन्ज, रोल्ड गोल्ड और जर्मन सिल्वर, इनमें से कौन से हैं? ये तीनों ही हमारे कॉपर कंपाउंड्स हैं। फिर आयोडीन का उपयोग कब किया जाता है? एनाल्जेसिक बनाने में, आयोडेक्स की तरह एनाल्जेसिक बनाने में और टिंक्चर बनाने में। तो ये भी दोनों ऑप्शन सही हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है, देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात की गई है हमारा कौन सा ऑप्शन, कौन सा नंबर करेक्टली मैच्ड है। तो वाटर गैस जो है वो है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस से बनती, बिल्कुल सही है। मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन जिप्सम का जो मिला हुआ है ये गलत है, क्योंकि जिप्सम जो होगा ये होगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। राइट, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगस्थ्यवनम, देखिए जो बायोलॉजिकल पार्क है अगस्थ्यवनम, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है केरल में। ठीक है, थोड़ा सा टफ सा नाम है, एक बार आप देख लीजिए, ये केरल में फाउंड होता है। देन इट इज़ लोकेटेड इन केरल एक्चुअली। देन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को प्रपोज करने के बाद उसका एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया के तहत इंक्लूड किया गया है। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बात की गई है सेंट्रल जू अथॉरिटी की। ये कहा गया है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1973 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है क्योंकि ये 1992 में स्टैब्लिश हुई थी, ना कि 1973 में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। राइट, आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, हेड करते हैं इसको प्राइम मिनिस्टर, और ये एडवाइस कर सकता है केवल गवर्नमेंट को इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वन्य जीव संरक्षण से संबंध में ये गवर्नमेंट को सलाह दे सकता है। तो इसमें कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही होगा? इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, और ये 2003 में गठित किया गया था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इस बोर्ड को गठित किया गया था। आगे देख लेते हैं। कहा गया है कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और इसकी एक विशेषता ये है कि आंध्र प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ पर एशियाई हाथियों की आबादी पाई जाती है, कौंडिन्य अभ्यारण्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन से रिलेटेड। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? अब इसमें से बायोमैग्निफिकेशन क्या है? ये है नष्ट ना होने वाले प्रदूषकों की मात्रा का भोजन श्रृंखला में बढ़ना, ये होता है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात कही गई है माइक प्रोग्राम की। माइक प्रोग्राम दक्षिण एशिया में वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। इसका संबंध टाइगर संरक्षण से और साइट्स द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका जो संबंध है वो है हाथियों के संरक्षण से। ठीक है, हाथियों के संरक्षण से संबंधित है ये, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाल पांडा के संदर्भ में। इसमें कहा गया इसको कैट बियर भी कहा जाता है और पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ये सही है, लेकिन ये पश्चिमी नहीं, ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, केवल एक। ठीक है, देन पॉइंट क्वेश्चन है कि छद्मावरण की विशेषता क्या होती है? कौन सा इसमें से छद्मावरण वाला फीचर वाला इंसेक्ट है या लिविंग बीइंग है? तो कैमोफ्लॉग या छद्मावरण का मतलब क्या होता है? ये कुछ प्राणियों में परिवेश के साथ ही घुल मिल जाने की क्षमता होती है, उसको हम कैमोफ्लॉग कहते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि कैमेलियन, डेड लीफ, मैंटिस और बटरफ्लाई तीनों में ही ये विशेषता पाई जाती है। राइट, जैसे आप देखते हैं कैमेलियन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कहा गया है सुपोषण के प्रभाव। सुपोषण के क्या प्रभाव दिए गए हैं? रिडक्शन इन वाटर ट्रांसपेरेंसी, एल्गल ब्लूम और इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट। देखिए इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है, ऑक्सीजन की अपर्याप्तता होती है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन में
के इफेक्ट्स लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है कुपोषित मवेशी, ग्लोबल वार्मिंग, मृदा अपरदन और लवणीयता में वृद्धि। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही इफेक्ट्स होते हैं डेजर्टिफिकेशन के, यानी मरुस्थलीकरण के। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आता है प्रवाल भित्तियों के लिए कौन क्या क्या इसमें से खतरा पैदा करता है। तो क्या खतरा पैदा करता है? देखिए, ओशियन एसिडिफिकेशन, टूरिज्म, न्यूक्लियर टेस्टिंग, हरिकेन, ये सारे ही रीजंस होते हैं। कुछ मैनमेड होते हैं और कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं, कुछ नेचुरल रीजंस होते हैं जो कोरल रीफ्स के लिए थ्रेट पैदा करते हैं। इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, ऑप्शंस थोड़े गलत लिखे हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1995 में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है ट्रांजिशनल इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है। ट्रांजिशनल, तो ट्रांजिशनल के अंदर आता है एस्चुरीज और मैंग्रोव्स, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोरल रीफ अपने आप में एक मरीन इकोसिस्टम का पार्ट है, ना कि ट्रांजिशनल। ठीक है, आगे देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इवैल्यूएशन कमेटी के संदर्भ में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया है कि ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करेंटली केवल एक ही कॉमर्शियली अवेलेबल जीएम क्रॉप है, वो है बीटी कॉटन। तो इसके अंदर संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, क्योंकि ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, ये मिनिस्ट्रीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि कई बार पूछ ली जाती हैं। इस क्वेश्चन में हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है डुगोंग से रिलेटेड। इसके संबंध में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ये लिखा हुआ है कि ये छोटी मछलियों को खाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये एक शाकाहारी जीव होता है जो घास को खाता है, राइट। और ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में बिल्कुल सही है। स्तनधारी वर्ग में आता है, ये भी सही है। और भारत में कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी होगा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर है। कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर कौन सा है? तो कोल्ड ब्लडेड होंगे हमारे क्रोकोडाइल होगा, स्नेक होगा, स्नेल होगा। पिजन कोल्ड ब्लडेड, सॉरी, कोल्ड ब्लडेड में आएंगे, हाँ सही है, क्रोकोडाइल, स्नेक और स्नेल। पिजन कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुंधति स्वर्ण योजना, इसका संबंध असम से है। किससे है? असम से। ए से अरुंधति, ए से असम। इसमें क्या है, बेसिकली जो राज्य सरकार होगी वो प्रत्येक जो वयस्क दुल्हन है उसको 10 ग्राम सोना उपलब्ध कराएगी। ठीक है, उपहार के रूप में देगी। लेकिन इसको किसको दिया जाएगा? जिसने कम से कम 10th तक की पढ़ाई करी हो और साथ ही में अपनी शादी को रजिस्टर करवाया हो। ठीक है, वयस्क वधुओं को दिया जाएगा। ये हो गया अरुंधति का असम से रिलेशन है, ऐसे याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक। ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? ये स्थापित हुआ है भोपाल में। ई वेस्ट क्लिनिक फर्स्ट भोपाल में इस्टेब्लिश हुआ है। फिर आता है हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी 2020। ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी कोलकाता में। कोलकाता में इसको किया गया था ऑर्गेनाइज। फिर आता है बाली जात्रा फेस्टिवल। ये एनुअल फेयर है उड़ीसा की, बिल्कुल सही बात है। ये सेलिब्रेट होता है जब नई फसल की कटाई होती है, तो इसको उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये बेसिकली उस दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जब जो प्राचीन साधु थे वो बाली, जावा, सुमात्रा के साथ साथ श्रीलंका में व्यापार और सांस्कृतिक विस्तार के लिए दूर दूर तक गए थे। ठीक है, तो उस दिन को कोमेमोरेट किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में अंगदान के क्षेत्र में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? वो है महाराष्ट्र। ठीक है, रिसेंटली ये अनाउंस हुआ है, महाराष्ट्र सबसे टॉप पर रहा है ऑर्गन डोनेशन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इसमें कहा गया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है और ये प्रमोट करता है क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्ट्स। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2018 आईशे से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पहला कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरे में कहा गया है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो इंक्रीज होकर 26.3 हो गया, ये भी सही है। इसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स घटे हैं, तो ये घटे नहीं हैं, ये बढ़े हैं, इसलिए इसका ऑप्शन इनकरेक्ट सी होगा। और फीमेल एनरोलमेंट में बढ़ावट देखी गई है,
इंक्रीज देखी गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं हम लोग। मिड डे मील से देखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये बेसिकली कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है, ये आपको पता है, बिल्कुल सही है। ये योजना 2002 में नहीं 1995 में शुरू की गई थी और इसका संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, सही बात है। और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को भी इसमें शामिल किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन बी दिया हुआ है हमारा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है पीएम केयर्स ट्रस्ट से रिलेटेड, जो कोरोना क्राइसिस में बनाया गया है। इसमें पहले में कहा गया है कि इसको चेयर करते हैं हमारे होम मिनिस्टर, तो ये जो बात है ये गलत है। इसका डोनेशन टू दिस फंड इज नॉट वैलिड फॉर टैक्स एग्जेम्पशन, तो ये भी गलत है। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ये भी बात बिल्कुल गलत है। करेक्ट, इट कवर्स बोथ मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर्स, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। इसको चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और इसके तहत जो अन्य मिनिस्टर्स इंक्लूडेड होंगे वो होंगे डिफेंस, फाइनेंस एंड होम मिनिस्टर। ठीक है, और जो इसके अंदर डोनेशन होंगे वो 100% उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। राइट, तो ये पार्ट नहीं है पीएम नेशनल रिलीफ फंड का, ये एकदम डिफरेंट है इससे। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ है और ये डिफरेंट चीज़ है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देख लेते हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहले में कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ इंक्लूडेड द कोरोना वायरस इन द स्कोप ऑफ दिस फंड, इस फंड के उसमें इंक्लूड कर दिया है। और दूसरे में कहा गया है कि ये फंड केवल स्टेट्स के लिए है, यूनियन टेरिटरीज के लिए नहीं गए हैं, और इसको इस्टेब्लिश किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। तो इसमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही होगा? इसमें हमारा स्टेटमेंट सही होगा 1 और 3, ये दोनों सही हैं। फर्स्ट एंड थर्ड सही है। ऐसा नहीं है कि इसको केवल स्टेट्स के लिए बनाया गया है, इसको यूनियन टेरिटरीज के लिए भी बनाया गया है। राइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन संजीवनी। ये देखिए, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, अगर आपने पढ़ा हो तो ये हमारा रिलेटेड है। देखिए, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये इनकरेक्ट हैं क्योंकि इसका संबंध है मालदीव से। ठीक है, अभी क्या हुआ है, रिसेंटली जो कोरोना क्राइसिस चल रहा है इसके तहत इंडिया ने मालदीव्स को लगभग 6.2 टन मेडिसिन दिए हैं। ठीक है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक तरह से मालदीव्स की सहायता की है, तो इसका संबंध मालदीव से होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बात की गई है आरोग्य सेतु ऐप की, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो पहले जो स्टेटमेंट है हमें इसमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। दिस ऐप यूजेस ब्लूटूथ, एल्गोरिथम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे में कहा गया है ऐप लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, ये गलत है। और तीसरे में कहा गया दिस ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड इमरजेंसी फैसिलिटीज़ टू प्रेग्नेंट वुमेन, ऐसा नहीं है, सभी के लिए है ये। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने भी इसको लॉन्च नहीं किया है। तो ये पहली स्टेटमेंट हमारी सही हो गई, हमसे यही पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके साथ ही इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेचर रैंकिंग इंडेक्स जो रिलीज़ हुआ है रिसेंटली, इसमें फर्स्ट किसको पोजीशन मिली है 2020 में? तो इसका आंसर है हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR को। ठीक, फिर इसमें हमें उत्तर प्रदेश की सिटीज़ के पुराने नामों से उनको मैच करना है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, तो हम मैच कर लेते हैं। एक फिरोज़ाबाद के साथ चंद्रावर, और बिठूर के साथ ब्रह्मवर्त, मथुरा के साथ मधुपुरी, और हस्तिनापुर के साथ दान तीर्थ। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 32nd जो डिस्ट्रिक्ट जोड़ी गई है NCR में, और 8वीं जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी की जो NCR में जोड़ी गई है वो कौन सी है? तो वो है हमारी शामली, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि 8 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी की ज्वाइन हो चुकी हैं NCR में, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में। इसमें हरियाणा की भी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, यूपी की भी आती हैं और राजस्थान की भी आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ विहार चित्रकूट में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ विहार है ये चंदौली में ना होकर लखीमपुर में है, लखीमपुर खीरी में। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ विहार महाराजगंज में नहीं है, ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में विस्तृत है, ये है मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, हापुड़ में, अमरोहा में और बिजनौर में। फिर आता है महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ विहार, ये है लोकेटेड ललितपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्कीम प्रोडक्ट जो चल रहा है वो कौन सा सही मैच्ड है? तो इसमें जो करेक्टली मैच्ड है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी 1 और 2 मैच्ड है। फैजाबाद गुड़ से रिलेटेड है और बलिया बिंदी से रिलेटेड है। हमीरपुर का संबंध आता है जूट से और वुड क्राफ्ट्स का संबंध है सहारनपुर से। ठीक है,
ट्राइबल क्राफ्ट्स नहीं, वुड क्राफ्ट्स होंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन करेक्ट हो गया है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारवाड़ ट्राइब कौन से रिलीजन में विश्वास करती है? खारवाड़ ट्राइब विश्वास करती है हमारे हिंदुइज्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल। फिर आता है मधुबन कैरेट। मधुबन कैरेट क्या है? बेसिकली ये है एक बायोफोर्टिफाइड कैरेट, बायोफोर्टिफाइड कैरेट है ये, राइट। आगे देख लेते हैं। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के संबंध में। पहला कहा गया है चाइना का इसमें लार्जेस्ट शहर है, दूसरा कहा गया है मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके सभी सदस्य एशिया के हैं। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1 और 3 है, क्योंकि चाइना का इसमें लार्जेस्ट शेयर नहीं है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर है इसमें जापान का, उसके बाद आता है यूएस का। इसमें मेंबर्स सभी हैं। जब आप देख रहे हैं कि यूएस में का सेकंड लार्जेस्ट शेयर है, तो आप समझ गए होंगे कि सभी मेंबर्स एशिया के नहीं है। टोटल मेंबर्स इसमें 66 हैं, और हेडक्वार्टर इसका मनीला में ही है। ये करेक्ट है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर देख लिया हमने। बात की गई है मिशन पूर्वोदय की। मिशन पूर्वोदय का संबंध है पूर्वी भारत से। पूर्वी भारत के हिस्से में एकीकृत स्टील हब बनाना। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि पूर्वी भारत को देश का एकीकृत स्टील हब बनाना इसका उद्देश्य है। ये जनवरी 2020 में लॉन्च हुआ है, अभी रिसेंटली। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज का। इसमें बात की गई है कि हैवी वाटर का प्रयोग किस में होता है? एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, एज अ ट्रेसर, एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये तीनों ही चीज़ों में उपयुक्त होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा है हमारा ये टेस्ट सीरीज, तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।